बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इराक़ में औरतों की मैयत को गुस्ल देने से पहले ऐसी क्या शर्मनाक हरकत की जाती है, वजह जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं अभी हाल ही में इराक़ मुंतकिल हुई थी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अपने मामू की बदौलत में ईरान तक जॉब करने आई थी। वहाँ पर सर्द खाने में मेरी ड्यूटी थी। मैं एक औरत के साथ होती थी जो गुस्ल दिया करती, तो मैं उसकी मदद वगैरह करती थी। यहाँ का निज़ाम पाकिस्तानी निज़ाम से अलग था। यहाँ पर सारे काम बहुत प्रोटोकॉल से किए जाते थे। मैं ये सब कुछ बहुत हैरान होकर देखती। पाकिस्तान में भी मैंने 1-2 जगह पे ये काम किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं हैरान रह गई थी। जिस तरीके से मैयत को गुस्ल दिया जा रहा था, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। वहाँ का निज़ाम बहुत अलग तरीके का था। मेरे घर वाले इस काम के ख़िलाफ़ थे, लेकिन मुझे ये काम काफ़ी हद तक बाकी कामों से बेहतर लगता था, क्योंकि कोई भी हमारे साथ बदतमीज़ी से पेश नहीं आता था। बल्कि जिस भी घर से डेड बॉडी आती, वो लोग हमारे साथ बहुत ताउन करते। लेकिन जब से मैंने ये नौकरी शुरू की थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पे आने के बाद जो शर्मनाक काम देखूँगी वो मेरे होश उड़ा देगा। मेरी उम्र 24 साल के करीब थी। मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी करके ख़ुद की ज़िंदगी संवार नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा बाप हयात नहीं था। अगर मेरी शादी हो जाती तो मेरे छोटे बहन भाई बिल्कुल बर्बाद हो जाते। मैं उनको ऐसे बेयारो मददगार छोड़कर अपनी दुनिया नहीं बसा सकती थी। मैंने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया था कि जब तक मैं अपने बहन भाइयों का मुस्तकबिल नहीं संवार दूँगी, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। इसी वजह से मैंने इराक़ जाने की ज़िद की। मेरी माँ मुझे इराक़ भेजने को रज़ामंद नहीं थी। एक लड़की ज़ात को दूसरे मुल्क भेजना किसी माँ के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मेरी ज़िद के आगे उन्हें घुटने टेकना ही पड़े और मुझे अल्लाह की अमान में रुख़सत करना ही पड़ा था। मैं ईरान आई तो यहाँ पे मुझे अपने मामू की बदौलत नौकरी मिल गई। मैयत को गुस्ल देने का काम था। मैं उस औरत की हेल्प करती थी जो मैयतों को गुस्ल दिया करती थी। इसका भी मुझे बहुत अच्छा ख़ासा मुआवज़ा मिल जाता था। लेकिन उस दिन जो कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इसके बाद से मेरा दिल उस नौकरी से उचाट हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसा काम अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो इतने अच्छे प्रोटोकॉल, इतने साफ़ सुथरे तरीके से मैयत को गुस्ल देना और इस सारे निज़ाम को देख के बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था जो हाल इराक़ के सर्द खाने का था। एक रोज़ मैं अपने काम पर बहुत जल्दी आ गई। कुदरती तौर पर मेरी आंख फजर के वक्त ही खुल गई थी। अमूमन तो मैं सुबह 8 बजे के बाद ही घर से निकलकर सर्द खाने जाती थी, लेकिन उस दिन मेरी आंख फजर के वक्त ही खुल गई। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। बेचैनी हद से ज़्यादा थी। मैंने उसी वक्त अपने घर फ़ोन करके घर वालों की खैरियत मालूम की, तो वहाँ पर सब लोग खैर आफियत से थे। मैंने नाश्ता वगैरह किया। मैं अपने घर से निकली और मैं कदम ब कदम चलती हुई उस सर्द खाने में आ गई थी जहाँ पर मेरी नौकरी थी। अमूमन तो सब लोग ही अपने काम पर जाते थे, लेकिन आज इत्तेफाक से कोई भी नहीं आया हुआ था। मैं ड्यूटी पे आई तो उस कमरे में आ गई जहाँ पे हम लोग आराम किया करते थे। मैंने वहाँ पर अपना बुर्का उतार दिया। मैं एक दुपट्टे को खुद पर फैलाकर ओढ़ चुकी थी। मैं जानती थी थोड़ी देर बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा और डेड बॉडीज़ आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आज का दिन बहुत अजीब है। कल मुझे बहुत तेज़ बुखार था, जिसकी वजह से मेरी छुट्टी हो गई थी। मैं सर्द खाने नहीं जा पाई थी। मैं इस बात से बिल्कुल नावाकिफ़ थी कि आज सर्द खाने के सरबराह ने सारे स्टाफ को छुट्टी दी हुई थी।
मैं तो यही समझी थी कि हर रोज़ की तरह आज भी आना होगा, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आज मेरी आंखों के सामने अल्लाह ताला कोई सच लाने वाले थे। वो लोग क्या बातें मैं कर भी रहे अपने थे कमरे ये में तो आकर मैं समझ बैठी ही नहीं थी पाई कि थी, मुझे दूसरे कमरे से लेकिन वो कुछ किसी मर्दों की औरत के आवाज़ें आने मुताल्लिक ही लगी। बात कर रहे थे। वो लोग क्या मेरे बात दिल कर रहे में थे तजस्सुस ये ने तो मैं डेरे समझ डाल नहीं दिए पाई थी, और मैं अपनी जगह से लेकिन वो खड़ी किसी होकर औरत के कदम मुताल्लिक ब ही बात कदम कर रही चलती थी। हुई उस कमरे के मेरे पास दिल आ में गई तजस्सुस ने जिसका डेरे डाल दरवाज़ा दी। अंदर से बंद मैं था, अपनी जगह से खड़ी लेकिन होकर कमरे कदम से ब उन कदम मर्दों चलती की हुई आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। उस कमरे के पास आ गई मुझे जिसका समझ नहीं आ दरवाज़ा रहा अंदर था से कि वो बंद लोग था, क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं कमरे के दरवाजे के अंदर से साथ कान आवाज़ें लगाकर बाहर खड़ी तक हो आ गई रही थी, थी और मुझे समझ लेकिन नहीं आ इसके रहा था कि बावजूद वो भी लोग मुझे क्या कुछ भी बातें कर समझ रहे नहीं आ हैं। रहा था कि मैं ये सब दरवाजे लोग के किस साथ औरत के कान मुतालिक लगाकर बात खड़ी कर हो रहे गई हैं। थी, एकदम ही लेकिन मुझे इसके महसूस हुआ बावजूद भी जैसे मुझे कोई समझ दरवाज़ा नहीं खोलने आया आ था रहा है, कि वो किस औरत के तो मैं मुतालिक बात फ़ौरन कर ही रहे दीवार हैं। की ओर में हो गई। अंदर से एक यकदम लंबा ही मुझे तिरंगा ऐसा मर्द बाहर महसूस निकला हुआ कि कोई दरवाज़ा खोलने और के लिए बाहर की आ जानिब रहा चला है, गया। मेरा दिल उस तो आदमी मैं को फौरन देखकर ही खौफ के दीवार की मारे ओर में कांप हो सा गई। गया। अंदर से न एक जाने लंबा वो तिरंगा कौन था मर्द और इस बाहर कमरे निकला से क्यों और निकला बाहर था। की जानिब चला गया। सर्द खाने में तो मर्दों का आना मेरा दिल जाना उस मना है, आदमी को देखकर खौफ लेकिन के इस मारे मर्द का कांप आना गया। मुझे न जाने वो खटकने पे मजबूर कौन कर था। चुका था। सर्द खाने में मर्दों का आना मना था, लेकिन उस मर्द का आना मुझे ठिठकने पे मजबूर कर चुका था। मैं वापस अपने कमरे के पास आ गई और अभी जो मर्द कमरे से बाहर गया था उसने दरवाज़ा अंदर से बाहर नहीं किया था, बल्कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुल चुका था। मैंने उस पट से अंदर झांकने की कोशिश की तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी जान निकलने के दर पे आ गई। खौफ के मारे मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन मैंने अपने मुंह पर हाथ जमाकर उस चीख का गला घोंट दिया। मैं खौफज़दा निगाहों से अंदर के मंजर को देख रही थी। मैं जो आज तक इस ईरानी सर्द खाने की तारीफ़ करते हुए नहीं थकती थी, आज मैं समझ चुकी थी कि ये जगह बिल्कुल सही नहीं। अब मुझे किसी तौर यहाँ से फ़ौरन निकलना था और अपने घर जाना था। मैं यही सोचकर पलटी तो सामने वही लंबा तिरंगा मर्द खड़ा हुआ अपनी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था। मेरे पूरे जिस्म में एक करंट सा लगा था। ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई हो। खौफ के मारे मेरा दिल बंद होने लगा। मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो आदमी पलट कर वापस आ जाएगा। मैंने उसके बगल से निकलकर भागने की कोशिश की तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और घसीटता हुआ उस कमरे के अंदर ले गया। मुझे सोफ़े पे पटकने वाले अंदाज में फेंक दिया। वहाँ पर हमारे सर्द खाने का सरबराह भी मौजूद था। मज़ीद 2 और मर्द भी थे। वो स्ट्रेचर पे लेटी एक औरत भी थी। सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकलने वाली थी। मैं उठकर भागने लगी तो वहाँ पर मौजूद 2 मर्दों ने मुझे काबू कर लिया। हमारा सरबराह मेरी जानिब देखते हुए कहने लगा, जब मैंने कहा था आज के दिन सबकी छुट्टी है तो तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। उनका लहजा काटदार था। मेरा दिल खौफ के मारे लरसने लगा। मैंने हकलाते हुए कहा, सर कल मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी जिसकी वजह से मैं ड्यूटी पे नहीं आई थी। मुझे नहीं मालूम था कि आज छुट्टी दी है। मैं अभी वापस चली जाती हूँ। मेरे ये कहने की देर थी कि कमरे के अंदर फलक शिकाफ कह कहे बुलंद हो गए। एक मर्द हंसते हुए कहने लगा, तुम हमें पागल समझती हो, हम तुम्हें यहाँ से ज़िंदा जाने देंगे। तुमने हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लिया है। तुम्हें ख़त्म करके ही हम आगे का काम शुरू करेंगे, क्योंकि हम अपना काम किसी की नज़रों में आने नहीं दे सकते। ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपनी माँ की नसीहतें याद आना शुरू हो गई जो उसने मुझे यहाँ पे आने से पहले कर दी थी। वो दूसरे मुल्क में आने का खौफ मेरे दिल में बिठा रही थी, लेकिन इस वक्त मेरे दिल और दिमाग पर सिर्फ अपने बहन भाइयों का मुस्तकबिल सवार था। मैं यहाँ पर बैठी हुई ख़ुद को कोस रही थी कि मुझे यहाँ दूसरे मुल्क आने की क्या ज़रूरत थी। मैंने उसी वक्त उन लोगों के हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी।
मुझे यहाँ से जाने दो, खुदारा मेरी हालत पर रहम करो। लेकिन वहाँ मौजूद सब लोग ही फिरौन थे। वो औरतों के साथ इतना शर्मनाक काम कर सकते थे तो मेरे साथ न जाने क्या करते। ये सब सोचकर ही मेरा दिल फटने के करीब आ गया था। मैंने एक बार फिर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों मर्दों ने मुझे इस तरह से काबू किया हुआ था कि मैं हिल भी नहीं सकती थी। मुझे फ़ौरन ही जंजीरों से जकड़ दिया गया था और मुझे कोने में ये बोलकर फेंक दिया गया, पहले हम अपना काम मुकम्मल कर लें, इसके बाद तुम्हें ख़त्म करेंगे। ये सुनकर मेरा दिल खौफ के मारे लरज़ रहा था। मैं अल्लाह ताला से दुआएं कर रही थी कि किसी तरीके से आज मेरी हिफाजत हो जाए, तो मैं इस काम को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस चली जाऊंगी। भले मुझे वहाँ पे थोड़े ही पैसे मिले, मैं वहीं नौकरी कर लूँगी, लेकिन मैं यहाँ ईरान में कोई काम नहीं करूँगी। इसके बावजूद भी मेरी दुआएं कबूल होती नज़र नहीं आ रही थी। सामने का मंज़र देखकर अपनी चीखें में रोक नहीं पा रही थी। वो लोग बिल्कुल ही जानवर बने हुए थे। किसी को भी उस मासूम सी स्ट्रेचर पे लेटी लड़की पर रहम नहीं आ रहा था। वो लोग उसके जिस्म को अपने औजार की मदद से चीर फाड़ रहे थे और उसके जिस्म से उसका दिल और उसके गुर्दे निकाल रहे थे। ये सब देखकर मेरी जान निकलने के दर पे आ गई। सर फ़ोन पे अपनी किसी के साथ बातें कर रहे थे। मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, लेकिन सामने का मंज़र देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना भी भूल गई थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा लरज़ने लगा था। मैं किस वक्त अपने हवास से बेगाना हुई मुझे मालूम ही ना हुआ। शाम के पहर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक ऐसे कमरे में मौजूद थी जहाँ ना बंदा था, ना बंदे का नामो निशान था। वो पूरे का पूरा कमरा काले रंग का था। वहाँ पर मौजूद तमाम फर्नीचर, दीवारें सभी काले रंग की थी। मैं फ़ौरन ही हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई और चारों जानिब खौफज़दा निगाहों से देखने लगी। सामने सुबह के सारे मंज़र मेरे दिमाग में किसी फ़िल्म की तरह चल रहे थे। मैं कदम ब कदम चलती हुई खिड़की के पास आ गई। जहाँ से बाहर झांकने की कोशिश की तो सामने एक बहुत बड़ा लॉन था जहाँ हरी हरी घास लगी हुई थी। उसकी साइड पे एक स्विमिंग पूल भी था। ये यकीनन किसी का घर था जहाँ मैं मौजूद थी। ये सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। सुबह तो वो लोग बोल रहे थे कि मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने मुझे ख़त्म नहीं किया था, बल्कि एक ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया था जिसके बारे में मैं अलिफ भी नहीं जानती थी। मैं फ़ौरन ही दीवारों को टटोलने लगी ताकि मुझे कोई बाहर निकलने का रास्ता मिले, लेकिन सारी दीवारें टटोल लेने के बावजूद भी मैं खाली हाथ रह गई थी। एक कोने में बैठकर मैं सर घुटनों में दिए ज़ारों कतार रोने लगी। अपनी किस्मत पे मातम करने लगी कि मैं कहाँ फंस चुकी हूँ। मैं अच्छी भली अपनी नौकरी कर रही थी और यहाँ आके मसले में फंस गई थी। ये सब सोचकर मुझे बेवजह ही रोना आए जा रहा था। मुझे अपने घर का एक एक फ़र्द याद आ रहा था और अपनी माँ की तमाम नसीहतें भी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं एक ऐसे अज़ाब में फंस चुकी थी जहाँ से निकलना मेरे लिए ख़तरे से खाली नहीं था। मैं रोने में मसरूफ़ थी कि ऐसे महसूस हुआ जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला हो और कोई मेरे करीब आया। मैंने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र 30 साल के करीब थी। शक्ल सूरत में वो काफ़ी अच्छा था। वो मेरे पास आकर दो जानू होकर बैठ गया। मैं खौफ से एक जगह सिमट सी गई। मैंने आज से पहले इस इंसान की आंखों में कभी उसके जैसे किसी की शक्ल नहीं देखी थी। उसकी आंखें काले रंग की थीं और उसकी आंखों से एक अलग ही वहशत टपक रही थी जो मुझे खौफज़दा करने के लिए काफ़ी थी। वो आदमी कहने लगा, तुम्हें ईरान नहीं आना चाहिए था। तुम जैसी मासूम लड़कियां पाकिस्तान में ही काम कर सकती हो।
दूसरे मुल्क आकर काम करना तुम लोगों के बस की बात नहीं। अब देखो ना, बैठे बिठाए तुम मुसीबत में फंस गई हो। पाकिस्तान में अगर तुम्हारे इस करतूत के बारे में मालूम हो जाए कि तुम इस वक्त किसी अजनबी के घर में मौजूद हो तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। तुम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। लेकिन बेफिक्र रहो, पाकिस्तान तक ये खबर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आज तुमने जो कुछ देखा है वो बहुत गलत काम किया। ये काम हम लोग किसी को भी नहीं बताते, ये काम बहुत खामोशी से होता है। लेकिन अब अगर तुम इस राज को जान चुकी हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी शक्ल इतनी मासूम है कि मेरा दिल नहीं चाहता तुम्हें मारने का। मेरा दिल तुम्हारे साथ कुछ और ही करने का चाह रहा है। क्या तुम मेरा साथ देना पसंद करोगी? उस आदमी की आवाज़ में इतनी कशिश थी कि मैं उसके शहर में खो गई। मैं उस शख्स को इस तरीके से देख रही थी जैसे मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। उसने क्या कुछ बोला था मैं वो सही तरह सुन नहीं पाई थी, बस मैं उसके चेहरे को तकती जा रही थी। उसकी आंखें बेहद हसीन थी, लेकिन उन आंखों से जो वहशत टपक रही थी उससे मुझे बहुत खौफ आ रहा था। मैं उसकी एक बात भी सही तरह सुन नहीं पाई थी। उसने मुझसे कोई और सवाल किया था जिसका जवाब मैं नहीं दे पाई थी। मैं बस खामोशी से देखती जा रही थी। शायद वो समझ चुका था कि मैं उसकी बात सही ध्यान से नहीं सुन रही, बस उसको मबहूत होकर देखती जा रही हूँ। वो एकदम ही इस स्टाइल से मुस्कुराया। उसके मुस्कुराते ही उसके एक गाल पे एक घना सा डिम्पल पड़ा था। मैं वो सब चीज़ें बहुत गौर से देख रही थी। जब वो मेरी जानिब झुका तो मैं होश की दुनिया में वापस लौटी थी। वो मेरे कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज़ में कहने लगा, जितना हसीन में दिखता हूँ उतना हसीन में हूँ नहीं। मुझ पे यकीन मत करना लड़की, वरना पछताओगी। मैं फिर उसकी आवाज़ के शहर में जकड़ रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को काबू किया और उससे सवाल करने लगी, तुम लोग कौन हो और ये काम क्यों कर रही हो? मेरे सवाल पर वो फ़ौरन मुझसे पीछे हो गया। संजीदगी से मेरी जानिब देखते हुए कहने लगा, हम लोग माफिया गैंग वाले हैं और एक सर्द खाना चलाते हैं। वहाँ औरतों की डेड बॉडीज़ आती हैं। हम उनके जिस्म से बॉडी के तमाम ऑर्गन निकाल कर दूसरे ममालिक में बेचते हैं। सुबह तुमने जो कुछ देखा था वो लोग भी यही काम कर रहे थे। अगर मैं बर वक्त वहाँ ना पहुँचता तो तुम उस वक्त मारी जाती, लेकिन खुदा ने तुम्हारी जान बचानी थी, इस वजह से तुम बच गई। मैं इत्तेफाकिया तौर पे वहाँ पहुँच गया, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तुम हमारे राज से वाकिफ़ हो चुकी हो, इसलिए तुम यहाँ मेरे साथ ही रहोगी। और मेरे लिए किसी बंदे को मारना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तुम में कोई ऐसी ख़ास कशिश है जिसकी वजह से मैं तुम पे गोली नहीं चला पा रहा। अब तुम मेरे साथ रहोगी और मेरे लिए काम करोगी। उसकी बात सुनकर मैं खड़ी होकर कहने लगी, मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ कोई काम करना पसंद नहीं करूँगी। अगर तुम्हें मुझ में कशिश महसूस हो रही है तो मेरी मदद कर दो और मुझे पाकिस्तान वापस भेजो। मैं किसी को तुम्हारे बारे में एक अलिफ भी नहीं बताऊँगी। वो आदमी मेरी बात सुन के कहका लगाकर हंसा और कहने लगा, तुम एक मासूम चिड़िया हो, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी कैद में रहोगी। वो आदमी ये बात बोलकर जा चुका था और मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। न जाने मैं किस अज़ाब में फंस चुकी थी। पहले सर्द खाने में वो वाक़या होना और इसके बाद एक ऐसी जगह फंसना जिसके बारे में जानती तक नहीं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर गया। अगले दिन वही सूटेड बूटेड आदमी इस कमरे में आया। उसकी आवाज़ में एक ऐसा सहर था कि मैं उसमें जकड़ती जा रही थी। मैं सारी चीज़ों को भूल गई थी, बस उसकी बातों को सोचती जा रही थी। उसके बारे में सोचना मुझे अच्छा लगने लगा था। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं उसी काले रूम में रह रही थी। बाज़ औक़ात मैं उस इंसान के हमरा बाहर लॉन में घूम लिया करती थी, लेकिन फिर मुझे वापस उसी कमरे में छोड़ दिया जाता था।
अक्सर औकात वो मेरी माँ और बहन भाइयों से मेरी बात भी करवा देते, लेकिन उसका ये काम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। धीरे धीरे मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होती जा रही थी, लेकिन मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, क्योंकि जो काम वो कर रहा था वो ठीक नहीं था और मैं उसका साथ किसी तो और नहीं दे सकती थी। मैं जानती थी मैं जो भी कदम उठाऊंगी वो मेरे लिए नाकाबिले माफ़ी होगा, लेकिन अब मैं जब ऐसा करती जिसकी वजह से ये लोग पकड़े जाते। एक रोज़ मैंने एक पूरा मंसूबा तैयार किया और उसको अपने काबू में करके बाहर घूमने के बहाने चली गई। पहले तो वो मुझे इनकार करता रहा कि नहीं तुम इसी कमरे में रहोगी, लेकिन मेरी ज़िद करने के आगे उसको घुटने टेकने पड़े। मैं समझ गई कि वो भी मुझे पसंद करने लगा है और इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया था। मैं जानती थी कि मैं ख़ुद को भी तकलीफ़ देने वाली हूँ, लेकिन मैं क्या करती, मुझे किसी तौर पाकिस्तान वापस जाना था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो फिर मैं कभी भी पाकिस्तान नहीं जा सकती थी। वहाँ से बाहर आने के बाद मैंने उसे ऐसा उलझाया कि उसे समझने का मौका दिए बग़ैर मैं उसके पास से गायब हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं किस जानिब जा चुकी हूँ। मैं सीधा पुलिस स्टेशन में आई थी, उस पुलिस स्टेशन में जहाँ का कानून बहुत सख्त था, वहाँ किसी को भी माफ़ी नहीं दी जाती थी। मैंने यहाँ पर आकर अलिफ से ये तक सारी बातें उन लोगों को बता दी थी और मैंने उनसे अपील की थी कि मुझे वापस पाकिस्तान भेज दें। उन लोगों ने फ़ौरन ही उस जगह पर जाकर छापा मारा था। वहाँ पर वो काम बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा था। उस घर को भी हिरासत में ले लिया गया था जहाँ पे वो सूटेड बूटेड आदमी रहता था, और इस इंसान को भी पकड़ लिया गया था। मुझे बहुत एहतराम के साथ पाकिस्तान भेज दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान आ जाने के बावजूद भी मेरा दिमाग उस आदमी की जाने मुतवज्जे रहता। एक रोज़ मैं अपनी माँ के पास बैठी बातें कर रही थी कि अचानक ही हमारे घर की डोर बेल बजी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही एक आदमी फूल का गुलदस्ता और कार्ड लेके खड़ा था। वो फूल काले रंग के थे। मैं कुछ समझ नहीं पाई थी कि ये फूल भेजने वाला कौन है, लेकिन जब मैंने उस कार्ड को खोल कर पढ़ा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि उसमें साफ लिखा था, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा, मेरी मासूम चिड़िया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।